इसने उस पर चोरी का इल्जाम लगाया और उसे निकाल दिया। 4 साल बाद अपनी आंखों से 2 बच्चियों को उसके पहलों में खड़े देखा। अवन कार्लाइल के दफ्तर के बाहर शहर रोशनी और उमंगों से गूंज रहा था, लेकिन शीशे के उस टावर के अंदर जो उसकी आलमी फार्मास्यूटिकल सल्तनत का मस्कन था, सब कुछ तेज, सर्द और काबू में महसूस होता था। वो अपने मीन हेटन के दफ्तर की बड़ी खिड़की के पास खड़ा उस अफक को देख रहा था जिसने उसे मुतासर करना बहुत पहले छोड़ दिया था। सुनहरे बाल मुकम्मल तौर पर सनूरे हुए, नीली आंखें जिन्हें पढ़ना नामुमकिन था। उसका हसब पैमाइश सोट उसके जिस्म पर एक ज़रा बख्तर की तरह चुस्पा था। अवन 36 साल का था, एक खुद साख्ता अरबपति जिसे कारोबारी हलकों में इज्जत की निगाह से देखा जाता था और उसके हरीफ उससे डरते थे। उसके लिए जज्बात गैर मूसर थे, एतमाद एक ताइश था और गलतियां नाकाबिल माफ़ी थीं। मेल शाम 7 बजे से ठीक पहले आई, जिसे उसके इंटरनल एडिट के सरबराह ने अर्जेंट फौरी करार दिया था। मालियाती रिपोर्टों में तजादात, मशकूक लेन देन, कई महीनों के दौरान खामोशी से मुंतकिल की गई दसियों हजार की रकम। इब्तदाई तफ्तीश ने तलाश कुपा को उसके ज़ाती हल्के के किसी फर्द तक महदूद कर दिया था। जब उसने आखिरी मुंसलिक फाइल खोली और नाम देखा, सेलिना मोरस, सरख रंग में नमाया, तो इसके अंदर कुछ सख्त हो गया। इसका जबड़ा तन गया और मतबादल पर गौर करने के लिए रखे बगैर उसने अपना फोन उठाया और उसका नंबर मिलाया। सेलिना कुटियना इस रात पींट हाउस पहुंची तो दरवाजा पहले से खुला पाया। वो एहतियात से अंदर दाखिल हुई। इसकी अयड़ियां सिंग मरमर के फर्श पर हल्की आवाज पैदा कर रही थीं। उसे देखने से पहले ही तनाव महसूस कर रही थी। वो दीवान खाने में खड़ा था। इसका नाम पहले ही उसके मना में सर्द था। मैंने तुम पर भरोसा किया, उसने सलाम किए बगैर कहा, और तुम मुझसे चोरी करती रही हो। वो साकत खड़ी रह गई। उसके सियाह बाल ढीले बंधे हुए थे। उसकी आंखें बेयकीनी से खुल गईं। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मासूम मत बनो, वो चीखा। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स गायब फंड्स दिखा रहे हैं। ट्रांसफर्स तुम्हारे लाग वनक्राइडशिल से ट्रेस हुए हैं। उसने एक कदम आगे बढ़ाया, हाथ थोड़ा सा ऊपर उठाए हुए, जैसे किसी जंगली जानवर के पास जा रही हो। अवन, मुझे नहीं मालूम उन्होंने क्या पाया, लेकिन मैंने कुछ नहीं लिया। मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। नहीं, उसने उसकी बात काटी। तुम कोई आम इंसान नहीं हो। तुम यहां रहती थी। तुम्हें मेरी जिंदगी तक रसाई हासिल थी और तुमने उसे इस्तेमाल किया। इसकी आवाज टूट गई, सांस से खड़ गई। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें उस तरह धोखा दूंगी? मुझे लगता है कि सबूत खुद बोलता है। उसने उसे घूरा, हक्का बक्का रह गई। एक लम्हे के लिए उसकी आंखों के पीछे कुछ झलमिलाया। गुस्सा नहीं, घबराहट नहीं, बस एक खामोश तबाही। मुझे लगा तुम मुझे बेहतर जानते हो, वो सरगोशी में बोली। जाहिर है नहीं, उसने जवाब दिया। इसके बाद की खामोशी नाकाबिल बर्दाश्त थी, तूफान से पहले के सेकंड्स की तरह। वो रोई नहीं, उसने मंत नहीं की। वो बस मड़ी और सोने के कमरे की तरफ चल दी। उसने एक छोटे सफरी बैग में पमा में अपनी चीजें जमा के और एक लफ्ज कहे बगैर वापस आ गई। जब वो उसके पास से गुजरी तो वो नहीं हिला। उसने उसे रखने को नहीं कहा। उसने उसकी तरफ देखा तक नहीं। दरवाजे पर वो रख गई। एक दिन तुम्हें एहसास होगा कि तुमने क्या खो दिया है। फिर वो चली गई। कंडी उसके पीछे बंद हो गई, हतमी और गूंजती हुई। अवन साकत रहा, मुट्ठियां पहलुओं में भींचे हुए। उसने उस रात किसी और से बात नहीं की। उसने रिपोर्ट्स दोबारा नहीं पढ़े और न ही वजाहत तलब की।
उसने खुद से कहा कि उसने सही काम किया है, सड़ांध को फेलने से पहले काट दिया। लेकिन कुछ ठीक नहीं लग रहा था। जर्म नहीं, कुछ ज्यादा सर्द, ज्यादा भारी, कुछ खामोशी जैसा। जो वो नहीं जानता था वो ये कि सुलेना इस रात सिर्फ एक सूटकेस के साथ नहीं निकली थी। वो अपने अंदर दो जिंदगियां लेकर निकली थी जो अभी छोटी और खामोश थीं, उसके दिल के नीचे परवरिश पा रही थीं। और जब तक वो ये सवाल करने पहुंचता कि असल में क्या हुआ था, कहानी को आगे बढ़ने से रोकने के लिए बहुत देर हो चुकी होगी। 4 साल गुजर चुके थे, लेकिन अवन ने खुद को कभी उस रात की तरफ वापस जाने की इजाजत नहीं दी। उसने उसे दफन कर दिया था, जैसे वो चीज को दफन करता था जो उसे गैर महफूज महसूस कराती थी। कामयाबियों, सहमाही नताइज और लामतनाही प्रोजेक्ट्स के नीचे सुलेना का नाम कभी उसके होंठों पर नहीं आया, न अवाम में और न ही तन्हाई में। दुनिया के मुताबिक वो गायब हो चुकी थी और अवन आगे बढ़ चुका था। लेकिन उसकी छोड़ी हुई खामोशी में से कुछ ने उसका पीछा करना कभी नहीं छोड़ा था, मुकम्मल तौर पर नहीं। ये उन जगहों पर मौजूद रहती थी जो वो भरा करती थी, बिस्तर की अछूती तरफ, इस मौसीकी में जो वो सुबह के वक्त बजाती थी, इस अंदाज में कि वो अब किसी को अपने करीब नहीं आने देता था। अब 2025 की इब्तिदाई बहार में अवन बोस्टन में एक कारपोरेट गाला में था जो बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च में उसकी कंपनी की तोसिया की नुमाइंदगी कर रहा था। ये इस किस्म की तकरीब थी जिसमें वो 100 बार जा चुका था। सख्त गफ्तगू, महंगी शराब, इन लोगों की तरफ से मुतवक्का तारीफें जिन्हें उसके दस्तखत की जरूरत थी। शाइस्ता मुस्कुराहटों और रट्टी हुई तकरीरों के 3 घंटे बाद वो जल्दी निकल गया और अकेला फुटपाथ की तरफ चला, फोन हाथ में, अपने ड्राइवर को कॉल करने के लिए तैयार। तभी उसने उसे देखा। सुलेना चंद फट के फासले पर स्ट्रीट लैंप की रोशनी के नीचे खड़ी थी, अपने बैग से खिलौना निकालने की कोशिश कर रही थी, जबकि 2 छोटी बच्चियां उसके दोनों तरफ चमटी हुई थीं। पहले तो अवन मुंजमद हो गया, ये सोचकर कि शायद मशाबहत उसके साथ धोखा कर रही है, लेकिन ये कोई गलती नहीं थी, ये वही थी। इसका अंदाज, उसके चेहरे की साखत, वो नरमी जिसके साथ वो घटनों के बल झुककर बच्चियों में से एक की जैकेट की जप बंद कर रही थी, ये बलाशबह वही थी। और बच्चियां, वो तकरीबन 3 साल की थीं, शायद थोड़ी ज्यादा। हम शक्ल, छोटी, हंसती हुए, भरे हुए खिलौनों को गले लगाती हुए, दोनों के नरम सुनहरे घंघरियाले बाल और बड़ी नीली आंखें थीं। उसकी नीली आंखें थीं। वो नहीं हिला, वो हिल ना सका। उसके अर्द गर्द की दुनिया तारीक हो गई जब वो टुकटकी बांधे देखता रहा। उसकी सांसें उसके फेफड़ों और गले के दरमियान उटकी हुई थीं। बच्चियों में से एक ने ऊपर देखा और एक लम्हे के लिए उसे घूरा। उसने आहिस्तगी से पलकें झपकाएं, तजस्सुस के साथ। फिर उसने एक लफ्ज कहे या बगैर अपनी मां की तरफ वापस देखा। सुलेना सीधी हुई और अपनी बेटी की नजरों का पीछा किया। उनकी आंखें मिले। उसकी सांस नहीं रखी, वो लड़खड़ाई नहीं। उसने सिर्फ उसे एक पुरस्कून और नाकाबिल फहम तासिर के साथ देखा, जैसे उसने इस लम्हे के लिए तैयारी की थी और अब उससे फारिग हो चुकी हो। अवन ने अपना मना खोला, लेकिन कोई लफ्ज नहीं निकला। उससे पहले कि वो कहने के लिए कुछ ढूंढ पाता, सुलेना ने आहिस्तगी से बच्चियों को करीबी टैक्सी की तरफ बढ़ाया। उसने जल्दी नहीं की, उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। गाड़ी का दरवाजा हल्की आवाज के साथ बंद हुआ और एक लम्हे बाद टैक्सी रात में दूर चली गई। खिड़की से चपके हुए 2 छोटे चेहरे
अपने इर्द-गिर्द धंधलाते हुए शहर को देखते हुए। अवन साकित रहा, बिल्कुल खामोश, जबकि लोग फुटपाथ पर उसके पास से गुजर रहे थे, इस बात से बेखबर कि उसकी दुनिया अभी बदल गई है। उसे यकीन नहीं था कि वह वहां कितनी देर खड़ा रहा उससे पहले कि उसका ड्राइवर उसके पास आया और पूछा कि क्या वो जाने के लिए तैयार है। उसने उसे आहिस्ता से महसूस किया। इसकी आंखें अब भी इस सड़क पर जमी थीं। एक सी गायब हुई थी। इसके अंदर कुछ जिसे उसने 4 साल पहले दफन कर दिया था, अभी सुतह पर आया था। और वो जान गया, किसी के तस्दीक किए बगैर, कि उसने अभी पहली बार अपनी बेटियों को देखा है। ओवन इस रात सो न सका। वह अपने होटल के स्वीट में लंबे डिग भरता रहा। इस मंजर को बार बार अपने जहन में दोहराता रहा। स्ट्रीट लैंप के नीचे सलेना, उसके पहलों में जुड़वां बच्चियां, वो लम्हाती वक्त जब उनकी आंखें मिली थीं, और उसके चेहरे का तासिर, हैरत का नहीं, पछतावे का नहीं, गुस्से का नहीं, सिर्फ एक पुरसकून दूरी। वो अब भी देख सकता था कि बच्ची ने उसे किस तरह देखा था। उसके सिर का हिलका और मुतजस्सिस झुकाव, जैसे वो किसी ऐसे आईने को देख रही हो जिसकी कोई समझ नहीं आ रही थी। उसे किसी सबूत की जरूरत नहीं थी। बच्चियां, वो उसे एक ऐसे तरीके से जानता था जो मंतिक से बालातर था और जो बराह रास्त उसके उस हिस्से में गया जो 4 सालों से खाली था। सुबह तक उसने फैसला कर लिया था। उसने उससे बराह रास्त राबिता नहीं किया। वो जानता था कि वो जवाब नहीं देगी, उसके बाद नहीं जो हुआ था। उसके बजाय उसने किसी को काम पर लगाया, एक महतात नजी तफ्तीशकार जिसके साथ उसने पहले काम किया था। वो निगरानी या दबाव नहीं चाहता था, बस एक पता, कुछ सादा, कुछ इंसानी। 3 दिन में उसे मिल गया। कैम्ब्रिज के एक पुरस्कून इलाके में, एक मामूली टाउन हाउस। कोई फजूल खर्ची नहीं। वो जगह नहीं जहां अवन ने तसव्वुर किया था कि सुलेना की जिंदगी होगी, लेकिन शायद यही बात थी। उसने अपनी जिंदगी उसके बगैर दोबारा तामीर कर ली थी। ये मंगल की दोपहर थी। उसने दफ्तर में किसी को नहीं बताया। उसने अपने ड्राइवर को भी नहीं बताया। उसने किराए की गाड़ी ली, गली के आखिर में पार्क की और तकरीबन 20 मिनट तक छोटे से सामने के बाग को देखता रहा, ये देखते हुए कि खिलौने लान में कैसे बिखरे हुए हैं। फुटपाथ पर चाक की ड्राइंग, एक तरफ एल्टी हुई ट्राई साइकिल, सीढ़ियों के करीब जोतों का एक छोटा जोड़ा। यह एक जिंदगी थी, एक भरपूर और खूबसूरत जिंदगी। वो हिस्सा नहीं था। आखिरकार वो बाहर निकला और दरवाजे की तरफ चला। जब उसने दरवाजा खोला तो वो हैरान नहीं हुई। वो थकी हुई लग रही थी, जैसे उसे मालूम था कि ये लम्हा आएगा और उसने खुद को उसके लिए तैयार किया था। आवोन, इसने बस इतना कहा, मुझे तुमसे बात करनी है। उसने जवाब दिया। उसकी आवाज पुरसकून थी, लेकिन अंदर से सब कुछ कांप रहा था। सुलेना ने उसे अंदर नहीं बुलाया। वो बाहर निकली और अपने पीछे दरवाजा आहिस्ता से बंद कर दिया। बच्चों की हंसी की आवाज पिस मंजर में डूब गई। तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए, उसने कहा। मैंने तुम्हें देखा रेस्टोरेंट में। बच्चियां, वो मेरी बेटियां हैं, उसने सख्त लहजे में कहा। वो मेरी भी हैं, उसने कहा, और उसने उसकी तस्हीह नहीं की। एक लम्हे के लिए उसने उसका जायजा लिया। वो थका हुआ लग रहा था, लेकिन इस तरह नहीं जैसा कि जब वो साथ। यह एक मुख्तलिफ किस्म की थकावट थी, जैसे वो ऑटो पायलट पर जिंदगी गुजार रहा हो
और अभी उसे एहसास हुआ हो। अब क्यों? उसने पूछा। क्योंकि मुझे नहीं मालूम था, उसने कहा। अगर मुझे मालूम होता। तुम जानना नहीं चाहते थे, उसने उसकी बात काटी। तुम ये यकीन करने में इतने तेज थे कि मैं चोर हूं। तुमने मुझे बोलने भी नहीं दिया। मैंने गलती की। तुमने वो सब कुछ तबाह कर दिया जो हमारे पास था। मैं हामिला थी जब तुमने मुझे निकाला। अवन, मैं तुम्हारे बच्चों को उठाए हुए थी और तुमने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। अल्फाज उस पर ठंडे पानी की तरह गिरे। उसने उसे अपने सीने में महसूस किया, एक ऐसा बोझ जो इतना गहरा था कि उसे सांस लेना मुश्किल हो रहा था। मैं यहां जो मैंने किया उसका जवाब पेश करने के लिए नहीं हूं, उसने एक तवील वक्फे के बाद कहा। मैं सिर्फ चीजों को ठीक करना चाहता हूं, किसी न किसी तरह। और ये तुम्हें कैसा लगता है? पैसा, वकील, एक प्रेस रिलीज? नहीं, मैं उनका बाप बनना चाहता हूं। सलेना ने अपनी नजरें नीचे की, गहरी सांस ली और फिर उसकी आंखों में देखा। वो तुम्हें नहीं जानते, उन्होंने तुम्हारा नाम भी नहीं सुना। तुम सिर्फ आकर उस टाइटल का दावी नहीं कर सकते जो तुमने कभी नहीं कमाया। तो मुझे उसे कमाने दो, उसने धीमी आवाज में कहा, तकरीबन सरगोशी में। मुझे शुरू करने दो, उसने फौरन जवाब नहीं दिया। इसके पीछे दरवाजा थोड़ा सा चरचराहट के साथ खुला और बच्चियों में से एक ने झांका। सलेना मड़ी और आहिस्ता से उसे वापस अंदर ले गई। जब वो अवन की तरफ मड़ी तो उसका चेहरा कुदरे नरम हो चुका था। मैं कोई वादा नहीं करती, लेकिन अगर तुम वाकई ये करना चाहते हो तो शुरुआत उनसे करो, मुझसे नहीं। मैं समझता हूं, सनोए मैवन, उसने मजीद कहा। इसकी आवाज अचानक ज्यादा तेज हो गई। ये अधूरा मत करना। अगर तुम अंदर आते हो तो तुम यहीं रहोगे, उसने आहिस्ता से सिर हिलाया। उसकी बात की मुकम्मल कशिश-ए-कल उसकी हड्डियों में बैठ रही थी। ये कोई इशारा नहीं था, ये कोई ऐसी चीज नहीं थी जो चेक या माफी से ठीक हो जाए। अगर वो उनकी जिंदगियों में रहना चाहता था तो उसे वक्त के साथ, मौजूदगी के साथ, सब्र के साथ उसे कमाना था। वो दरवाजे की तरफ पीछे हटी। हफ्ता को वापस आना। हम 2 बलाकिस दूर पार्क में होंगे, सुबह 10 बजे। इससे पहले कि वो जवाब दे सकता, वो अंदर फिसल गई। दरवाजा उसके पीछे कल्क के साथ बंद हो गया। अवान वहां काफी देर तक खड़ा रहा, इस जगह को देखता रहा जहां वो अभी खड़ी थी। 4 सालों में पहली बार उन्हें पायदाश्त कुछ नामालूम महसूस किया। आजिज़ी। और उसके नीचे अमित की एक करन। खेल का मैदान छोटा था, 2 अपार्टमेंट इमारतों के दरमियान छिपा हुआ, जिसमें लकड़ी की एक मध्यम बाड़ थी और हुआ में बहार की खुशबू थी। अवन 10 मिनट पहले पहुंचा, जीन्स और स्वेटर पहने हुए जो उसने सालों में नहीं पहना था, ये नहीं जानते हुए कि क्या वो बहुत ज्यादा तैयार हुआ है या काफी नहीं। वो बेंच के पास अजीब तरीके से खड़ा रहा, हाथ जेबों में, इलाके का जायजा लेते हुए, जैसे कोई ऐसा शख्स जो किसी और के लिए मखसूस जगह में भटक गया हो। बच्चे दायरों में भाग रहे थे, उनकी हंसी रोशन और आजाद थी। वालदेन करीब ही बातचीत कर रहे थे, जबकि वो कागजी कपों में काफी पी रहे थे। अवन एक घुसपैठिए की तरह महसूस कर रहा था, एक आदमी जो जगह से बाहर था, स्ट्रोलर्स और फुटपाथ के चाक के दरमियान। ठीक 10 बजे उसने उन्हें देखा। सलेना सस्त और यकसां कदमों के साथ करीब आई, एक हाथ से बच्चियों में से हर एक को नरमी से थामे हुए। उन्होंने पेस्टल रंग की मैचिंग जैकेट्स पहन रखी थीं। उनके सुनहरे घंघरियाले बाल हर कदम के साथ उछल रहे थे और उनके छोटे जूते चलते हुए
रोशन हो रहे थे। उन्होंने आंखें फाड़ कर बेटा उधर उधर देखा, खेल के मैदान को ऐसे देखा जैसे ये कोई नई दुनिया हो। जब वो गेट पर पहुंचे, सेलेना घुटनों के बल बैठी और उनसे कुछ सरगोशी की। दोनों बच्चियों ने सर हिलाया, फिर एहतियात से अपने हाथ छड़ाए और रीत के गड्ढे की तरफ बढ़े। वो बेंच पर अव्वन के साथ शामिल हुई, उनके दरमियान थोड़ी जगह रखते हुए। उसने पहले बात नहीं की, उसने भी नहीं। वो बस वहां बैठे रहे, दोनों बच्चियों को प्लास्टिक के बेलचों से खोदते और तामीर करते हुए देखते रहे। खामोशी से एक दूसरे के साथ काम कर रहे थे, जैसे जुड़वां बच्चे अक्सर करते हैं, जैसे वो एक नजी ज़बान बांट रहे हों जिसे कोई और पूरी तरह नहीं समझ सकता था। वो है, अभी तक नहीं जानते कि तुम कौन हो, सेलेना ने आखिरकार कहा। उसकी आवाज धीमी थी, उनके अर्ध गर्द खेल की आवाजों में तकरीबन दबी हुई। अन के लिए तुम गली के सिर्फ एक आदमी हो, एक अजनबी। मैं समझता हूं, अव्वन ने कहा, आंखें अब भी बच्चियों पर थीं। मैं किसी चीज की तवक्को नहीं करता, तुम्हें सब्र करना होगा। वो होशियार हैं, मुशाहदा करने वाली हैं, लेकिन वो तानी से भरोसा नहीं करते। उसने सिर हिलाया। वो तुम्हारी हैं। सेलेना ने तुरछी नजरों से उसे देखा। वो हमारी हैं, तुम बस पहले जानना नहीं चाहते थे। मैं गलत था, उसने बस उतना कहा, और मैं माफी चाहता हूं। मैं उसे खत्म नहीं कर सकता, लेकिन मैं अब कुछ मुख्तलिफ दिखाना चाहता हूं, तुम्हें दिखाना चाहता हूं। खामोशी दोबारा उनके दरमियान छा गई, लेकिन ये पहले की तरह भारी नहीं लग रही थी। बच्चियों में से एक, स्काई, सेलेना ने एक टेक्स्ट मैसेज में बताया था। करीब आई, फासले से अव्वन को देखते हुए। वो उसके कद के बराबर झुका, इस बात का ख्याल रखते हुए कि बहुत करीब न जाए, और मुस्कुराया। हेलो, उसने नरमी से कहा। उसने जवाब नहीं दिया, सिर्फ उसे संजीदा अर्तकाज के तासिर के साथ देखा, जैसे वो उसके चेहरे की शक्ल, उसकी आंखों का रंग, उसकी आवाज कैसी लगती है। नाप रही हो? क्या तुम अपने रीत के कलाए में मदद चाहती हो? उसने उसके आधे तामीर शद्दा टेले की तरफ इशारा करते हुए पूछा। उसने आहिस्ता से सिर हिलाया, फिर वो मुड़ी और एक लफ्ज कहे बगैर वापस चली गई। एक बार अपने कंधे के ऊपर से देखकर ये यकीनी बनाने के लिए कि वो उसके पीछे आ रहा है। अगले वो 1 घंटे तक अव्वन रीत में बैठा रहा, टेढ़े कलाए बनाता रहा, सुरंगें खोदता रहा, और हर बार जब वो कोई खिलौना दफन करते और उसे दोबारा दरियाफत करते तो हैरत का ड्रामा करता। बच्चियां ज्यादा नहीं बोलती थीं, लेकिन वो दूर नहीं जाते। वो उसे बेलचे पकड़ाते। जब वो जानवरों की आवाजें निकालता तो वो हंसते। वो परिंदों की तरफ इशारा करते और मुतालबा करते कि वो उनके नाम बूझे। ये कनेक्शन नहीं था, अभी नहीं, लेकिन ये शुरुआत के करीब कुछ था। सेलेना बेंच से देख रही थी, बाजो ढीले अंदाज में बंधे हुए। उसका चेहरा नाकाबिल फहम, लेकिन कभी कभार वो मुस्करा देती। इसलिए नहीं कि वो चाहती थी, बल्कि इसलिए कि वो खुद को रोक नहीं सकती थी। जब जाने का वक्त हुआ तो बच्चियों ने हमेशा की तरह अलविदाई गले लगाया। जैसे ही वो दूर जा रहे थे, ग्रेसी मड़ी और अवन को हाथ हिलाया। ये कोई बड़ा हाथ हिलाना नहीं था, बस एक छोटा और आर्जी, जैसे ये कह रही हो तुमने पहला इम्तिहान पास कर लिया। सेलेना नहीं बोली। जब वो उन्हें गाड़ी में बांध रही थी, उसकी जरूरत नहीं थी। जिस तरह उसने ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए उसकी तरफ देखा, वो उन अल्फाज से ज्यादा कह रहा था जो अल्फाज कह सकते थे। तुम्हें माफ नहीं किया गया, अभी नहीं, लेकिन शायद तुम अब अजनबी नहीं हो।
अवॉन गाड़ी के दूर जाने के बाद काफी देर तक पार्किंग में खड़ा रहा, ये देखते हुए कि सूरज दरख्तों के दरमियान से कैसे छिन रहा है, और सालों में पहली बार महसूस कर रहा था जैसे उसके अंदर कुछ बेदार हो रहा है। जुर्म नहीं, पछतावा नहीं, कुछ बेहतर, कुछ ऐसा जो उसने उसे खोने से पहले से महसूस नहीं किया था। शायद ये उम्मीद थी, शायद ये मोहब्बत थी, या शायद ये उस किस्म का आदमी बनने की शुरुआत थी जिसके पास उसकी बेटियां किसी दिन भागने के बजाय करीब आएंगी। अगले हफ्तों के दौरान अवन बाकायदगी से जाहिर होने लगा। पार्क में, लाइब्रेरी में, जहां सुलेना कहानी के वक्त के लिए बच्चियों को ले जाती थी, और कभी कभी सिर्फ उनके घर के बाहर जब उसे मदहू किया जाता। पोर्च की सीढ़ियों पर बैठे हुए रंग भरने वाली किताबों के थैले या छोटे पजल्स के साथ जो उसने खुद मुंतखब किए थे, वो कभी बताए बगैर नहीं आया। वो कभी ज्यादा देर नहीं रखा। वो बच्चियों को अपनी रहनुमाई करने देता और सुलेना उसे करीब से देखती, इम्तिहान के तौर पर नहीं, बल्कि पब इसलिए कि वो नहीं जानती थी कि उसे देखना कैसे रोके। किसी ऐसे शख्स के लिए जो पहले इतनी आसानी से बंद हो गया था। अवॉन मेहरबान हो रहा था, इरादे वाला, हाजिर। शुरू में बच्चियों ने उसके साथ एक नए पड़ोसी जैसा सलूक किया। वो महतात सवालात करते, अक्सर सलीना के जरिए। उन्हें उसकी गाड़ी के बारे में तजस्सुस था कि क्या उसे मेंढक या स्ट्रॉबेरी पसंद हैं, कि क्या वो अपने जूते खुद बांध सकता है। लेकिन जैसे जैसे मुलाकातें तवील और मुस्तकिल होती गईं, लहजा बदल गया। अवन एक बाकायदा शख्सियत बनने लगा। अभी मुकम्मल बाप नहीं, लेकिन एक मुलाकाती से कुछ ज्यादा। जब वो आता तो वो ज्यादा जोर से हंसते। वो उसे अपनी ड्राइंग दिखाने के लिए भागते। वो बगैर पूछे उसकी गोद में चढ़ जाते और उसे बेमानी कहानियां सुनाते जिनकी कोई मंतिक नहीं होती थी, लेकिन उसका चेहरा तुलो तरह रोशन कर देते। फिर कानूनी हुकूक के बारे में बात आई। अवन ने उसे नहीं छेड़ा, सलीना ने किया। वह उसके पिछले पोर्च पर बैठे थे, जबकि बच्चियां अंदर कैलोला कर रही थीं। बेबी मैनेटर उनके दरमियान हल्के से गूंज रहा था। मौसम बहार की हल्की हुआ स्क्रीन डोर के पीछे पर्दों को हिला रही थी। तुम्हें उनके पैदाइशी सर्टिफिकेट्स में होने की जरूरत है, उसने साफ कहा। उसने पलकें झपकाएं, हैरान। मैंने कीरते ये तौक़्क़ा नहीं की थी कि तुम ये कहोगी। मैं ये तुम्हारे लिए नहीं कर रही, उसने कहा। मैं ये इसलिए कर रही हूं क्योंकि वो जल्द ही सवालात करना शुरू कर देंगी, हकीकी सवालात, कि तुम कहाँ थे, तुम वहां क्यों नहीं थे, तुम कौन हो। और जब वो ऐसा करें तो मैं चाहती हूं कि जवाब ईमानदाराना हो। उसने मुश्किल से थूक नगला। मैं उस सब के लिए वहां रहना चाहता हूं, सिर्फ आसान सू के लिए नहीं। उसने सिर हिलाया। तो उसे साबित करो, सिर्फ अदालत में नहीं, हर रोज। उन्होंने दस्तावेजात एक साथ जमा कराए। ये क्लिनिकल, दफ्तरी कार्रवाई, दस्तखत, शनाख्त की तस्दीक, फैमिली जज के साथ एक समाहत थी जिसने दस्तावेजात का जायजा लिया और उन दोनों का मुताला किया जैसे वो बेमुश्किल खड़े हों। लेकिन जब जज ने ऊपर देखा और पूछा कि क्या उनमें से किसी के पास शामिल करने के लिए कुछ है, तो सलेना पहले बोली, मैं यहां इसलिए नहीं हूं क्योंकि मैं आसानी से भरोसा करती हूं, उसने कहा। मैं यहां इसलिए हूं क्योंकि मैंने देखा है कि वो क्या बन रहा है, और मैं चाहती हूं कि मेरी बेटियां अपने वालिद के उस वर्जन को जानते हुए बड़ी हों जो अब यहां है, ना कि वो जो चाची को जुचा गया था। जज ने आहिस्ता से सिर हिलाया। और आप मिस्टर कार्लाइल, बगैर सुने, और मैंने वो साल जाया कर दिए हैं जो मैं कभी वापस नहीं ला सकता। लेकिन मैं अब यहां हूं और मैं कल यहां रहूंगा
और उसके बाद हर रोज, क्योंकि वो मेरी हैं और मैं उनका होने का हक कमाना चाहता हूं। जज ने उस दिन उसे वालिदीन के हुकूक दे दिए। कोई धूमधाम या तालियां नहीं थीं, लेकिन अव्वन अदालत से उस किस्म की पुरस्कून और लिरुजती हुई सांस के साथ निकला जो तब पैदा होती है जब दिल आखिरकार दोबारा काम करना शुरू करता है। इस रात सलेना ने उसे बच्चियों को सलाने की इजाजत दी। उसने उन्हें एक रीछ के बारे में कहानी सुनाई जो हाइबरनेट नहीं कर सकता था और बाहर दरियाफत कर ली। बच्चियां उसके दोनों तरफ समट गईं, आंखें आधी बंद, उनकी छोटी अंगलियां उसके अंगूठे के गर्द लपटी हुए। जब कहानी खत्म हुई, ग्रेसी ने पूछा कि क्या वो अगले दिन वापस आएगा। मैं वापस आऊंगा, उसने नरमी से कहा, हर सुबह। सलेना दरवाजे पर खड़ी देख रही थी। उसने एक लफ्ज नहीं कहा, लेकिन जब वो जाने के लिए मुड़ा तो उसने बगैर सूचे हाथ बढ़ाया और उसके बाजू को हल्के से छुआ। ये माफी नहीं थी, अभी नहीं, लेकिन ये 4 सालों में पहली बार था कि उसने उसे छुआ था, और उसका मतलब कुछ था, कुछ ऐसा जो उनमें से कोई भी वजाहत नहीं कर सकता था, लेकिन दोनों महसूस करते थे। कुछ हकीकी, कुछ नाजुक, कुछ जो शुरू हो रहा था। इस दोपहर बारिश मुसलसल ताल के साथ गिर रही थी, अवन के दफ्तर की खिड़कियों से टकरा रही थी, जबकि वो अपने कंप्यूटर की स्क्रीन को घूर रहा था। नीचे शहर सुरमई रंग में धंधला हुआ था और एक बार के लिए काम उसकी तोजा नहीं हटा सकता था। उसके ख्यालात यादों में उलझे हुए थे, वो जिन्हें उसने बहुत अरसे से दूर धकेल दिया था। अदालत की तरफ से उसके वालिदीन के हुकूक को तस्लीम किए जाने के बाद तकरीबन 2 माह गुजर चुके थे और सब कुछ टल गया था। बच्चियां अब उसे डेडी कहती थीं, बगैर किसी हचकचाहट के। वह उसके लिए ड्राइंग बनाते और जब वो आता तो उसकी बाहों में भागते। लेकिन फिर भी अवन और सलेना के दरमियान कुछ मौजूद रहता था, कुछ हल तलब, और ये उसे खाए जा रहा था, जुर्म से ज्यादा खामोशी से, लेकिन पुछतावे से ज्यादा गहराई में। उसी हफ्ते के आखिर में सलेना गैर मुतवक्का तौर पर उसके दफ्तर में नमूदार हुई। वो थकी हुई लग रही थी, लेकिन नाराज नहीं। वो हाथ में एक फोल्डर और चेहरे पर एक अजीब तासर लिए दाखिल हुई, कुछ हचकचाहट, कुछ अज़्म। अवन उसे देखते ही खड़ा हो गया, दिल उसके हलक में आ गया। वो बैठी नहीं, उसने बस फोल्डर डेस्क पर रखा और उसे उसकी तरफ धकेल दिया। मुझे ये मिला जब मैं कुछ पुरानी चीजों को देख रही थी, उसने धीमी आवाज में कहा। यह पमायसी इस रात का है, ने मुझ पर इल्जाम लगाया था। वो हचकचाया, फिर उसने आहिस्ता से फोल्डर खोला। इंदर कंपनी के अंदरूनी मेमोज की कापियां, दस्तखत शुदा रिकॉर्ड्स और परंट शुदा ईमेल्स का एक सिलसिला था, जिसमें एक तकनीकी खराबी की तफसील थी, जिसमें एक और मुलाजिम मुलोस था। उसकी आंखों ने दस्तावेजात को अस्कीन किया और सच्चाई उसे पीठ में मुका लगने की तरह लगी। सलेना ने कुछ नहीं लिया था। गायब फंड्स एक गलत फहमी और इंतजामी गलती का हिस्सा थे, जिसे किसी और ने अपनी नौकरी बचाने के लिए छिपा दिया था। सबूत वही था, वाज़ेह और मुजरमाना, उसके खिलाफ नहीं, बल्कि इस निज़ाम के खिलाफ जिस पर उसने औरत से ज्यादा भरोसा किया था, जिससे वो मोहब्बत करता था। उसे देखते हुए उसकी सांस रुक गई। तुमने मुझे ये पहले क्यों नहीं दिखाया? उसने बाजू बांध लिए, लेकिन दिफाई अंदाज में नहीं। उसकी आवाज पुरस्कुन हमवार थी। तुमने क्यों नहीं पूछा? तुमने क्यों नहीं सुना? और अगर मैं तुम्हें उस रात ये कागजात दे देती तो क्या कुछ बदल जाता? अवन ने अपना मना खोला, फिर उसे दोबारा बंद कर दिया। सच्चाई उनके दरमियान लटकी हुई थी, बहानों के लिए बहुत तल्ख। मैंने उन्हें रखा, उसने जारी रखा, ये साबित करने के लिए नहीं कि तुम गलत थे, बल्कि इसलिए
कि मेरे एक हिस्से ने हमेशा उम्मीद की थी कि तुम्हें खुद एहसास होगा। वो आहिस्ता से बैठ गया। जो कुछ उसने किया था उसका बूझ पहले से कहीं ज्यादा गहराई में बैठ रहा था। ये सिर्फ तहव्वुल या हुकूक या खोए हुए सालों के बारे में नहीं था। ये एतमाद के बारे में था, इस कस्म का जिसे अदालती अहकामात या तयशुदा मुलाकातों से दोबारा तामीर नहीं किया जा सकता। यह इस लम्हे के बारे में था जब उसने खौफ का इंतखाब किया था बजाय इस शख्स पर यकीन के जिसे उसने कभी मोहब्बत करने का दावी किया था। मैं डर गया था, उसने आखिरकार कहा। गलत होने से डरता था, इस्तेमाल होने से। मैंने उस डर को सब कुछ तबाह करने दिया। सेलेना ने उसे देखा और तवील अरसे में पहली बार उसने उसकी मजबूती के पीछे दर्द देखा। तलखी नहीं, रंजश नहीं, सिर्फ एक पुरस्कून थकावट। मुझे कुछ भी ना होने से जिंदगी बनानी पड़ी, उसने कहा, जबकि मैं 2 बच्चों को उठाए हुए थी। अकेली, क्या तुम मां जानते हो कैसा महसूस हुआ? किसी नाकाबिल माफी चीज का इल्जाम लगना और किसी का तुम पर यकीन न करना। मैं उसे ठीक नहीं कर सकता, उसने धीमी आवाज में कहा, लेकिन मैं कसम खाता हूं कि मैं तुम पर दोबारा कभी शक नहीं करूंगा। उसने एक बार सिर हिलाया आहिस्ता से। फिर एक लम्हे बाद वो जाने के लिए मड़ी। दरवाजे तक पहुंचने से पहले वो रख गई। बच्चियां हमें देख रही हैं, उसने नरमी से कहा। अगर हम चाहते हैं कि वो जाने कि मोहब्बत कैसी होती है तो हमें उन्हें दिखाना होगा, चाहे हम अभी उसे दरियाफत कर रहे हों। फिर वो चली गई, दरवाजे को अपने पीछे आते आहिस्ता से झूलता हुआ छोड़कर। अवन वहां काफी देर तक खड़ा रहा, इस फोल्डर को देखता रहा जिसमें सब कुछ बदलने की ताकत थी। काश उसने 4 साल पहले उसे पढ़ने की जहमत की होती। लेकिन इस लम्हे वो कुछ ऐसा समझ गया जो वो पहले नहीं समझा था। तलाफी सिर्फ मौजूद रहने के बारे में नहीं थी, ये जिम्मेदारी लेने के बारे में था। नतीजे की नहीं बल्कि जख्म की। इस रात वो बच्चियों के लिए तहफा नहीं ले गया, वो सेलेना के लिए एक हाथ से लिखा हुआ खत ले गया। दोबारा माफी मांगने के लिए नहीं बल्कि पूरा सच बताने के लिए अपने खौफ के बारे में, अपनी नाकामी के बारे में और इस बारे में कि वो कैसे तैयार था, न सिर्फ बाप बनने के लिए बल्कि उस जिंदगी के काबिल बनने के लिए जिसे उसने तकरीबन खो दिया था। गर्मा नरमी से आया और उसके साथ एक ऐसा रिदम जिसे न अवन और न ही सेलेना ने दोबारा महसूस करने की तवक्को की थी। बच्चियां अब आवन को उसी फितरी अंदाज में तलाश करते हैं जैसे वो सेलेना को तलाश करते हैं। उनके दिन खेलों और सवालात और छोटी छोटी रसूमात से भरे हुए थे जो उसकी मौजूदगी को मुस्तकिल महसूस कराते थे। उसने उनके घर से सिर्फ 10 मिनट के फासले पर एक छोटा सा टाउन हाउस किराए पर लिया था, इसलिए नहीं कि उसे जरूरत थी बल्कि इसलिए कि वो चाहता था कि बच्चियां महसूस करें कि वो करीब है, इतना करीब कि कहानी के वक्त जाहिर हो सके। डेकियर से उन्हें लेने के लिए, इन दिनों के लिए जब उनमें से एक बुखार के साथ जागती और उसे सिर्फ गले लगने की जरूरत होती। अवन जो पहले सिर्फ अपने फलक बॉस दफातर और बोर्ड रूम्स में अपने कंट्रोल के लिए जाना जाता था, अब पूरी शामें गड़िया घर बनाने, कम पक्की हुई कुकीज बेक करने और बेहद बेसलीकगी से लोरियां गाने में गुजारता था। सेलेना फितरत और अब आदत से महतात उसकी शमूलियत के खिलाफ मज़ाहमत नहीं करती थी, लेकिन उसने खुद को बहुत जल्दी नहीं दिया। वह उसे एक पुरसकून तोजा के साथ देखती, उसकी मुस्तकिल मजाजी, इसके सब्र, इस अंदाज को ट्रेस करती कि वो अपनी बेटियों को कैसे जवाब देता है जब चीजें गड़बड़ होते, या शोर वाली या सिर्फ इंसानी। उसने नोट किया कि जब वो उनके साथ होता तो वो अब अपना फोन नहीं उठाता था।
वो कैसे छोटी प्लास्टिक की कुर्सियों पर बैठता और उनकी बेमानी कहानियां ऐसे सुनता जैसे वो अब तक के सबसे अहम अल्फाज हों। वो बाप बनने का ड्रामा नहीं कर रहा था, वो नेक बन रहा था। कभी कभी सुलेना रात के खाने के लिए कमचियाती रुक जाती। शुरू में ये अमली था, निज़ाम अल-अवक़ात, लॉजिस्टिक्स, सहूलत का मामला। फिर लम्हा थोड़ा और बढ़ जाता। वो सफाई में मदद करती, वो काफी बांटते, वो एहतियात से बच्चियों के बारे में, उनके दिनों के बारे में, और आखिरकार धीमी आवाज में माजी के बारे में बात करते। वो अपना दिफा नहीं करता, वो इल्जाम नहीं लगाती, वो बस अपने दरमियान की हुआ को इस सच्चाई के साथ बैठने देते जो किसी ने सालों में ऊंची आवाज में नहीं कहा था। एक रात बच्चियों के अपने मुमासिल सिंगल बेड्स में सो जाने के बाद सलेना दहलीज पर रख गई। घर खामोश था, सुवाए नाइट लाइट की गूंज और उनकी सांसों की हल्की आवाज के। अवन उसके पास खड़ा था, बाजू बांधे हुए, इसका तासर नरम और हैरत से भरा हुआ। वो कहती है कि अब वो कलाओं के ख्वाब देखती है। सलीना ने सरगोशी की, जाया से गरेसी की तरफ इशारा करते हुए। बड़े खिड़कियों के साथ जो आसमान को छूती हैं। मैं सोचता था कि वो मुझसे सिर्फ जवाबात चाहेंगी। अवन बड़बड़ाया, लेकिन वो कहानियां हैं, वो कहानियां चाहती हैं। सलेना उसकी तरफ मड़ी, इसका चेहरा नाकाबिल फहम। वो तुम्हें चाहती हैं, लेकिन वो तहफ़्फ़ुज़ मुस्तक़ल मजाजी भी चाहती हैं कि तुम यहां हो, न सिर्फ अब बल्कि हमेशा। मैं रहूंगा, उसने कहा, चाहे कुछ भी हो। उसने आहिस्ता से सर हिलाया और एक लम्हे के लिए उनके दरमियान की जगह एक हद से कम और एक शुरुआत की तरह ज्यादा महसूस हुई। उसी हफ्ते के आखिर में गरेसी उसकी गोद में चढ़ गई और उससे पूछा कि वो उनके साथ एक ही घर में क्यों नहीं रहता। उसकी आवाज मुतजस्सिस थी, उदास नहीं, लेकिन सवाल उस तक गहराई से पहुंचा। उसने फौरन जवाब नहीं दिया। तब सलेना ने कमरे की दूसरी तरफ बैठी कपड़े तह करते हुए ऊपर देखा और नरमी से जवाब दिया। कभी कभी बड़ों को ये समझने के लिए वक्त चाहिए होता है कि उनका असल घर कहाँ है। गरेसी ने जवाब कबूल कर लिया। अवन की बाहों में मजीद समटते हुए पहले ही सो रही थी। इस रात अवन थोड़ी देर ज्यादा रूहवादा रखा। सलेना के बच्चियों को सलाने के बाद वो पिछली सीढ़ियों पर खामोशी से बैठे। चांद पतले बादलों के पीछे से झांक रहा था। मैं सोचता था कि मोहब्बत का मतलब बड़े बात मौदे करना है, उसने कहा, लेकिन शायद ये सिर्फ जाहिर होने के बारे में है, खामोशी से, हर रोज। सलेना ने उसे देखा। तुम सीख रहे हो। मैं कोशिश कर रहा हूं, उसने कहा। तुम कर रहे हो, उसने जवाब दिया। उसने मजीद नहीं कहा, लेकिन जब वो जाने के लिए उमामी उठी तो वो पहले की तरह महतात सख्ती के साथ नहीं गई। उसके बजाय वो रखी। उसने एक बार पीछे देखा और मुस्कराई, शाइस्तगी से नहीं, एहतियात से नहीं, बल्कि गर्मजोशी के साथ। और वो छोटी और गैर मुतवक्का मुस्कुराहट पूरी रात तिसके साथ रही, जैसे एक दरवाजा जो सालों से बंद होने के बाद खुल रहा हो। बच्चियों की चौथी सालगिरह की सुबह सुनहरी रोशनी के साथ आई, जो खिड़कियों से छिन रही थी, और लकड़ी के फर्श पर छोटे पांव के लगने की आवाज। घर पहले ही गुब्बारों और वनीला केक की मीठी खुशबू से भरा हुआ था, जो अवन ने पिछली रात नाकिस तौर पर लेकिन फख्र के साथ बेक किया था। उसने अपनी जिंदगी में कभी पार्टी नहीं सजाई थी, लेकिन अब वो कुर्सियों पर स्ट्रेनर्स बांध रहा था और गुब्बारे फुला रहा था, यहां तक कि उसके हाथों में दर्द होने लगा। ये सब इसलिए
कि बहुओं तक की उसकी बेटियों ने अब तक की सबसे प्यारी सालगिरह की फरमाइश की थी। सलेना जल्दी पहुंची, हाथ से बने कागजी ताजों से भरा बैग और ताजा स्ट्रॉबेरियों का एक डब्बा लिए। उसकी आंखें इस लम्हे रोशन हो गईं जब उसने देखा कि अव्वन ने देवान खाने में किया है। ये पालिश या पिंटरेस्ट की तरह कामल नहीं था, लेकिन ये रोशन, खुशगवार, देखभाल से भरा और था। बच्चियां अपने सालगिरह के लिबास में भागती हुई आईं, हंसते हुए घूम रही थीं और मुतालबा कर रही थीं कि हर कोई चमक को देखे। दोनों ने पहले अव्वन को गले लगाया, फिर सलेना की तरफ भागे, उसे बूसों से ढांप दिया, उड़ान पीछे और उसे अपने में ताज पहनने में मदद के लिए खींचा। 4 सालों में पहली बार यह एक खानदानी जश्न जैसा लगा। कोई इंतजाम नहीं, कोई समझौता नहीं, एक हकीकी और मुश्तरका खुशी। मेहमान लहरों की सूरत में आए, पड़ोसी, परी स्कूल के दोस्त, सलेना के कजन्स और यहां तक कि यूनिवर्सिटी से अव्वन के पुराने दोस्तों में से एक, जो ये सुनकर उड़कर आया था कि उसकी जिंदगी में कुछ बड़ा हो रहा है। पिछला सहन रंगीन स्ट्रेनर्स, चेहरे की पेंटिंग, छोटी मेजों और एक बलबले की मशीन के साथ खेल के मैदान में तब्दील हो गया था, जो तकरीबन मुसलसल चल रही थी। बच्चियां अपने वालिदैन के दरमियान चल रही थीं, उन्हें खेलों में घसीट रही थीं, स्टिकर्स दे रही थीं और फख्र के साथ हर उस शख्स को ऐलान कर रही थीं जो सुनना चाहता था, वो मेरे डैडी हैं और वो मेरी मम्मी हैं। अव्वन ने नोट किया कि सलेना अब ज्यादा आजादाना तौर पर हंसती थी। जिस तरह उसकी आंखें उस पर पहले से ज्यादा देर तक बगैर तने रहती थीं, कैसे वो अब कुर्बत या खामोशी के लम्हात से घबराती नहीं थी। खेलों, केक और सालगिरह मुबारक के कोर्स के बाद बच्चे पकनक के कंबल पर एक दायरे में जमा हो गए और ग्रेसी अचानक खड़ी हो गई, हथ में एक तहशुदा कागज का टुकड़ा लिए। उसने अपनी बहन के कान में कुछ सरगोशी की, जिसने संजीदगी से सिर हिलाया। हमने एक ख्वाहिश मांगी। ग्रेसी ने दोनों हाथों से कागज पकड़ते हुए ऐलान किया, यह मम्मी और डैडी के लिए है। स्काई उसके पास खड़ी हुई और इजाफा किया, यह बहुत अहम है। अवन और सलेना ने एक नजर का तबादला किया, लेकिन कुछ नहीं कहा। उन्होंने इंतजार किया। ग्रेसी ने एहतियात से कागज खोला और उस संजीदगी के साथ जो सिर्फ 4 साल का बच्चा इकट्ठा कर सकता था, उसने बुलंद आवाज में पढ़ा, हमारी ख्वाहिश है कि मम्मी और डैडी एक ही घर में रहें, ताकि हमें दोबारा खुदा हाफिज न कहना पड़े। एक लम्हे के लिए खामोश हो गया। कुछ वालिदैन आहिस्ता से हंसे, मुतासिर हुए, जबकि दूसरों ने इतनी जाती और खाम चीज को जगह देने के लिए नजरें फेर लें। अव्वन का दिल सकड़ गया। उसने सलेना की तरफ देखा, जो तेजी से पलकें झपका रही थी, न रोने की कोशिश कर रही थी। बाद में पार्टी खत्म होने और आखिरी मेहमान के जाने के बाद अवन और सलेना बावर्ची खाने की मेज पर बैठ गए। घर दोबारा खामोश था। बच्चियां सोफे के कशन और कंबलों से बने एक आरजी कलाए में दूसरे के साथ सो गई थीं। अवन ने ख्वाहिश का कागज अपने हाथ में पकड़ा, अंगूठे से उसे सीधा करते हुए। मैंने उनसे ये मेमोवे लिखने को नहीं कहा, उसने नरमी से कहा। मैं जानती हूं, सलेना ने जवाब दिया। ये वही है जो वो चाहती हैं। और तुम? उसने उसकी तरफ देखे बगैर पूछा। उसने गहरी सांस ली। उसकी अंगलियां अपने काफी के कप के किनारे को टेरेस कर रही थीं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जो हुआ उससे है ते हम वापस आएंगे, लेकिन तुम्हें उनके साथ देखकर, तुम्हें ये आदमी बनते देखकर
मुझे लगता है कि शायद हमने सब कुछ नहीं खोया, शायद हमने सिर्फ एक वक्फा लिया। उसने उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था, ना कोई दूरी, सिर्फ वजाहत और कुछ नरम, जैसे एक पुरसकून कबूलियत। मैं सब कुछ नहीं मांग रहा, उसने कहा, आज नहीं, सिर्फ इस चीज को बनाने का एक मौका जो वो हम में देखती हैं। सलीना उठी और दीवान खाने की तरफ चली गई, जहां बच्चियां कंबलों में अलझी हुई पड़ी थीं। उनके हाथ नींद में भी चुभुए जड़े हुए थे। उसने अपने कंधे के ऊपर से नरमी से पुकारा, तो शायद वक्त आ गया है कि हम 2 घरों में रहना छोड़ दें। अवन फौरन नहीं हिला। उसने सिर्फ उसे देखा। उसका दिल घबराहट से नहीं, बल्कि कुछ ज्यादा नरम चीज के साथ धड़क रहा था। यकीन। वो उठा, उसके पास खड़े होने के लिए चला, और उन्होंने मिलकर अपनी बेटियों को देखा, उन 2 छोटे लोगों को जिन्होंने उन्हें खाई से निकाला था, और नादानिस्ता तौर पर उन्हें दोबारा कोशिश करना सिखाया था। कोई बड़ी तकरीर नहीं हुई, ना कोई बोसा, ना कोई फिल्मी लम्हा, सिर्फ 2 लोग करीब खड़े, आखिरकार माजी का बूझ बांटने के लिए ये तैयार, और इस चीज का वादा जो अभी हो सकता है। ये खामोश था और ये काफी था। इस कहानी का इख्तिताम उसके सकूत में ताकतूर है। ये ड्रामाई मोड़ या कामल मफाहमत पर मबनी नहीं है, बल्कि ये जज्बाती नश्वनमा, आजिज़ी और जो टूटा था उसे दोबारा तामीर करने के इंतखाब के जरिए ये अपना वजन कमाता है। उनकी तब्दीली अचानक नहीं है, यह सस्त, हकीकी और गहरी इंसानी है। वो सलीना को पैसे या माफी से वापस नहीं लाता, बल्कि मौजूदगी, मुस्तकिल मजाजी और अपने माजी को कबूल करने की ख्वाहिश के साथ उसका दिफा किए बगैर। सलीना का उसे दोबारा इंदर आने की इजाजत देने का फैसला भी इतना ही बहादराना है, कमजोरी की वजह से नहीं, बल्कि ताकत की वजह से। माफ करने का इंतखाब इसलिए नहीं कि वो भूल गई, बल्कि इसलिए कि उसने देखा कि वो कौन बन गया है। जो चीज इख्तिताम को इत्मीनान बख्श बनाती है, वो ये है कि ये फंतासी पेश नहीं करता, ये उम्मीद पेश करता है। ये साबित करता है कि लोग बदल सकते हैं, कि मोहब्बत धोखा दही के बावजूद जिंदा रह सकती है, और बाद अवकात सबसे गैर मुतवक्का दूसरे मौक़े वो होते हैं जिन्हें चाहने से हम सबसे ज्यादा डरते हैं। जड़वां बच्चियां नादानिस्ता तवर पर कहानी का दिल बन जाती हैं, न सिर्फ इसलिए कि वो एक छिपी हुई चाय की नुमाइंदगी करती हैं, बल्कि इसलिए कि वो दोनों बड़ों को याद दिलाती हैं कि बिना शर्त मोहब्बत करने और शफा याबी के अमकान पर यकीन करने का क्या मतलब है। ये एक खामोश फतह है, और वो मुझे लगता है सबसे ज्यादा पायदार होती हैं।